अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादन् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है। देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है। देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को? तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? फिर किसने पूछा और क्या कहा? तो उसने कहा, मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना चुके। उस वक्त जब वो तस्वीर खींची गई और आप ऐसे कान में कुछ बोल रहे हैं, उस वक्त आप क्या बोल रहे हैं? उस वक्त मैं बोल रहा था सर मुझे राष्ट्र हित में देश हित में ही काम करना है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे। हमने बोला कि सर एक मेरा अपना पर्सनल इच्छा है। तब उन्होंने शायद एक्सपेक्टेशन किया होगा कि अब ये कुछ मुझसे मांग लेगा। तो मैंने कहा कि सर एक तस्वीर आपके साथ खिंचाना चाहता हूँ। मेरे मोबाइल पॉकेट में थी, मैं राइट साइड में मैं टच कर रहा था, तो वो मुझे कंधे में हाथ देकर मुझे पुश कर कर बोले इधर देखो इधर देखो। मैं उनका चेहरा से मेरा नज़र ही नहीं हट रहा था कि वो उनका आई कैसा है, उनका फेस का स्किन कैसा है, उनका सफ़ेद दाढ़ी कैसा है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक खास शख्स से कराएंगे। मैं बात कर रही हूँ मनोज वाजपेयी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज वाजपेयी। थैंक यू। क्या वो फ्रीडम जिसका हम जिक्र करें, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है फिलहाल कि भारत का भविष्य लोकतांत्रिक होगा भी या नहीं, इसमें भी शक है लोगों को कि जिस दिशा में मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस देश का प्रजातंत्र कहीं नहीं जाने वाला है। मैं बहुत ही होपफुल हूँ और पता नहीं लोगों को क्यों डर लग रहा है। देखिए हर 4 साल में 5 साल में चुनाव होते हैं। जिसको डर लगता है वो सरकार के खिलाफ में चुनाव में उतर जाए। जावेद जाफरी ने भी हाल ही में मुझे एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि ज़्यादातर एक्टर इसलिए नहीं बोलते हैं, उन्हें तकलीफ हो उसके बावजूद भी, उनको राजनीतिक डिफरेंसेस हों, कि जो लोग बोलते हैं उन्हें फिर बॉलीवुड में काम नहीं मिलता।
ये बात सच है क्या? मुझे लगता नहीं है। आपको दूसरे सवाल एक और पूछना चाहती हूँ, वो ये कि मुझे- क्या फिल्मों के जरिए राजनीति हो रही है? फिल्मों के जरिए जिस तरह की फिल्में बनाई जाए, चाहे वो पद्मावत हो या वो खिलजी के ऊपर फिल्म हो, या फिर जिस तरह की फिल्में बन रही हैं पुराने ऐतिहासिक जो हैं वो निकाल कर, जैसे उन कालों को लेकर जहाँ पे एक खास समुदाय को आप निशाना बना सकते हो, क्या फिल्मों का अपना एक पर्पस, एक उद्देश्य आप दें? तो मैंने पद्मावत देखी थी, ये पद्मावत भी देखी थी मैंने, और मुझे लगा कि शायद क्या हम लोग कुछ ज़्यादा ही नहीं पढ़ रहे हैं इसमें। आप ही मुझे बताएं कि क्या मुग़ल आज़म कहीं से भी किसी भी तरीके से सच के करीब थी या फिर इतिहास के करीब थी, जो इतिहास हमने पढ़ा है? नहीं थी, है ना। मैंने फिल्म देखी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ तक बताऊँ आपको, मैं जब उरी देख रहा था, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, मैं उरी देखते हुए मैं रो पड़ा। एक सीन में मैं रो पड़ा था जिसमें कि वो उसके लास्ट राइट हो रही है विकी कौशल के कैरेक्टर की जीजा की, मैं रो पड़ा था। मैं फिल्म देखते हुए इतना इंग्रोस हो गया कि एक्चुअली मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने विकी को फोन करके बोला भी, यार क्या फिल्म है। अभी क्या है कि पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। एवरेज लाइफ कितनी है? 38 कि मैं तो 3/4 उम्र गुजर जाती है, निकाह ही नहीं होता, जिससे बहुत बड़े बड़े नुकसानात हैं। पता है आपको कि वक्त से बालिग होते ही निकाह कर देने के बहुत सारे फायदे हैं। 15 साल में बालिग हुआ इंसान, निकाह कर दिया, और अगली नस्ल अगले 15 साल में तैयार हो गई, 16 साल में, तो फिर तीसरी नस्ल भी शुरू हो गई अगले 15 साल में। तो क्या होगा? अभी 45-48 साल का इंसान है और उसकी 2 नस्लें उसके सपोर्ट के लिए खड़ी हो चुकी हैं। अब उसका पूरा वक्त कौम और मिल्लत के लिए गुजर सकता है। लेकिन जब शादी ही लेट होगी तो फिर वो अपनी फैमिली और अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पे पूरी करते करते वो अभी उसके बच्चे, उसकी नई नस्ल जो है वो अभी उसके सपोर्ट में खड़ी नहीं होती, ये रिटायर हो जाता है। तो जितनी जल्दी निकाह होगा उतनी जल्दी रिटायरमेंट होगा, उतनी जल्दी मिल्लत के लिए खड़े हो जाएंगे वो लोग अपने को पूरी तरह फारिग करके। तो जिस कौम में निकाह जल्दी होता है वो बहुत कामयाब होती है। उसका ये बिल्कुल समझिए सीक्रेट हमने आपको बता दिया कि जितनी जल्दी निकाह होगा उतना कौम का फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत जल्दी दूसरी और तीसरी जनरेशन जब फैमिली सपोर्ट करेगी तो उसके 2 जनरेशन पहले वाले के तो बिल्कुल फारिग है, वो आराम से अपना पूरा वक्त मिल्लत को दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब फैमिली की केयर कर रहे हैं तो मिल्लत की फिक्र ना करें। वो पार्ट टाइम अगर केयर कर रहे हैं तो बाद में फुल टाइम हो जाएगा, क्योंकि अब घर का कुछ भी हमें नहीं देखना है। तो इस तरह से जल्दी निकाह करना ही ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ओवैसी की तो बेचारे की खुद की कोई औकात नहीं है। कल को ये देश अगर इस्लामिक राष्ट्र बन गया तो ओवैसी तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा जैसे जिन्ना मारा गया था। और अमानतुल्लाह खान जैसे कीड़े मकोड़ों से नरसिंह क्या कहता है? अमानतुल्लाह खान ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया। मैंने यही तो कहा कि तुम्हारी गर्दन काटेंगे सबकी। अमानतुल्लाह खान ने कह दिया भाई अगर शरीयत होती तो इसकी जुबान भी काटी जाती, गर्दन भी काटी जाती। उसका तो धन्यवाद है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। और सुशांत सिन्हा देखेंगे, नरसिंहानंद वो दिन देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। आज जब भारत देखिए वो तो मुझे मार देंगे, ये तो तय है, मार देंगे, ये तो तय है। सुअर की तरह जनसंख्या बढ़ाई है इस देश में उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेंड कातिल, डकैत, हत्यारा, बलात्कारी, लव जिहादी बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई है। तो मुझे बतौर हिंदू अगर ये बुरा लगता है कि कोई अहमद हुसैन जो है वो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीर बनाए, वैसे ही किसी मुसलमान को बुरा लगेगा कि कोई स्वामी जी बैठकर ये बता रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद क्या थे। भाई उसने पढ़ा तो मैं लोगों को यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये पैगंबर मोहम्मद के जितने भी अनुयायी हैं ये वही करेंगे, क्योंकि उनको वही करना है पैगंबर ने जो किया। पहले दुनिया में एक इतिहास एक देश का बताओ जहाँ आधिकारिक रूप से मुसलमानों की जनसंख्या 30% हो गई हो और उन्होंने अगले 50 सालों में किसी भी दूसरी कम्युनिटी को जीवित छोड़ा हो। हम इसे फादर ऑफ इस्लामिक एटम बम मानते हैं अब्दुल कलाम को। आप अब्दुल कलाम को, जिनको देश इतना सम्मान देता है, आप कहेंगे वो जिहादी थे, फिर बीजेपी ने उनको क्यों सपोर्ट किया? ये तो बीजेपी से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मोदी जी को हिंदू समर्थक नहीं मानता मैं केवल योगी जी को मानता हूँ। हिंदू मुसलमान होगा, हिंदू मुसलमान अपना इस्लाम को छोड़ नहीं देगा। मुसलमान को पता तो चलने दो कि तुम किस गंदगी के चिपटे हुए हो।
मैं इस्लाम के अत्याचारों को देख के पागल हुआ हूँ। ये जो मानसिक रोगी था व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा हुआ है ना, पहलवान पानी दे, ग्लूकोज डाल के दियो भाई मुझे आपके। अभी 2 मिनट बाद छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।